नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आज मेरे साथ हैं चिराग पासवान। और यह दौर ऐसा है जिसमें कि बहस देश भर में चल रही है इस बात पर कि जातीय जनगणना से जुड़ा हुआ फैसला इस वक्त क्यों आया, और अगर आया है तो फिर इसके नतीजे क्या निकलने वाले हैं। और चिराग पासवान से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो वाहिद व्यक्ति हैं जो कि सरकार के भीतर लगातार कास्ट सेंसस जातीय जनगणना की पैरोकारी कर रहे थे। और आपका बहुत बहुत स्वागत पहले। और चिराग जी, यही जानना चाहेंगे कि इस मामले में भी आप क्या मौसम वैज्ञानिक निकले, क्योंकि सत्ता पक्ष में बहुत से लोग थे जो कि इसको लेकर बहुत स्पष्ट नहीं थे उनकी राय जो थी, लेकिन आप हमेशा से इस बात को कहते थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। क्या आपको लगता था कि एक ऐसा विचार है जिसका समय आ चुका है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता? नहीं, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि नीड ऑफ द आवर है, ये अब ज़रूरत थी कि कास्ट सेंसस हो। मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारी सरकार और ख़ास तौर पे सरकार का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी जन भावनाओं का हमेशा सम्मान करते हैं। अगर उनको इस बात का विश्वास होता है कि ये विषय जनता की भावना से, अधिकांश आबादी की भावना से जुड़ा हुआ है, उन्होंने हमेशा उसका सम्मान करने का कार्य किया। इससे पहले लेटरल एंट्री वाला मामला था, उसका भी उन्होंने सम्मान किया। जाति आधारित जनगणना हो, निरंतरता में इस विषय को मेरी पार्टी ने उठाने का काम किया। और बल्कि हम लोग के बीच में मतभेद इसी को लेकर दिखाने का प्रयास या एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जाता था कि भाजपा और चिराग के बीच में मतभेद है क्योंकि ये जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। पर मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उस विषय या उस निर्णय को लेने का काम किया है जो समय की ज़रूरत है। पर चिराग जी, यू कम अक्रॉस एज समबडी जो कि जाति, धर्म, इस तरह की सियासत में विश्वास नहीं करता। इनफैक्ट आपकी पार्टी का टैगलाइन और वो जो लिखा हुआ है जात न पात करे सबकी बात, आपने कह दिया, जात न पात करे सबकी बात। तो फिर एक 21वीं सदी का युवा जात के आधार पर कहे कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो समर्थक वर्ग है उसमें तो सभी जाति के लोग आते हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कतई विश्वास नहीं करता हूँ इस जातीय प्रथा पर सैड फैक्ट बोल लीजिए, विडम्बना बोल लीजिए, आयरनी बोल लीजिए, हकीकत है ये। और ख़ास तौर पर ऐसे राज्यों से जिनमें से एक राज्य वो भी है जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे अधिकांश निर्णय जाति पे आकर इवेंचुअली आधारित हो जाते हैं। ऐसे में और हकीकत एक और भी है कि आज की तारीख में 21वीं सदी में भी कई ऐसे भेदभाव देखने को मिलते हैं जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ जातीय होता है। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, किसी दलित व्यक्ति के मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। इस तरीके के उदाहरण आज की भी तारीख में देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसको चाह कर भी अभी तक हम लोग समाप्त नहीं कर पाए हैं। हैविंग सेड इट ऑल, जब मैं भेदभाव की बात करता हूं तो आज भी कई जातियां ऐसी हैं जो कि मुख्य धारा के साथ इसीलिए नहीं जुड़ पाई हैं क्योंकि वो फलाना जाति से आती है। ऐसे में सरकार के पास, मैं इस बात का भी ज़रूर पक्षधर हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं चाहता हूं कि जाति आधारित जनगणना हो, बट उसके आंकड़े सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकारों के पास रहने चाहिए ताकि उनकी वर्किंग में उनको सहूलियत मिले। क्योंकि कई योजनाएं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ उन नीतियों का निर्माण करती है, उन पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट किया जाता है। ऐसे में उस जाति की क्या आबादी है, कम से कम ये आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि का आवंटन किया जा सके, उसके अनुपात में उस पॉलिसी का, उस नीति का विस्तार किया जा सके। तो ये आंकड़े, और कई बार कई अलग अलग विषयों पे माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े मांगे गए हैं कि इस जाति की क्या आबादी है, फलाना जाति की कितनी आबादी है। ये आंकड़े भी मांगे गए हैं जो सरकार के पास आज तक नहीं है। अभी भी अगर हम लोग रेफर करते हैं तो 1931 वाले आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं, जिसको लगभग अब 100 साल होने को आए हैं आखिरी बार जब जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जब नीतियों को इस आधार पर बनाया जाए कि उस जाति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिले, उसके लिए मैं मानता हूं कि सरकार के पास ये आंकड़े होने जरूरी। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आंकड़े तो इकट्ठा हो जाएं, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पॉपुलेशन सेंसस हो और उसका आंकड़ा सार्वजनिक नहीं हो, ये एक नई व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं।
मैं पॉपुलेशन सेंसस की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें ज़रूर आप बताएं कि देश की आबादी कितनी है, बट हर जाति की आबादी कितनी है मुझे नहीं लगता कि जनता को इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार के पास ज़रूर ये आंकड़े हों कि कल को जब आप अनुसूचित जाति की किसी फलाना जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ अगर आप कोई नीति बनाएं, या आपको ये लगे कि इस वर्ग की ये जाति अभी तक इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, इसको कैसे हम लोग भागीदारी नहीं, या इसको कैसे हम लोग मुख्य धारा के साथ जोड़ें, ये वर्किंग के लिए ये आंकड़े ज़रूरी हैं और ये सरकार के पास रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस सवाल को जरा विस्तार देते हैं, जिसमें कि जाति और धर्म की सियासत इस एक फैसले के बाद क्या आकार लेगी, क्या रूप लेगी, इसको लेकर बहस चल रही है। हिंदी पट्टी खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति एक, आपने भी बताया कि बहुत बड़ी पहचान है। अब प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है चिराग जी कि भारतीय जनता पार्टी या उसके एनडीए सहयोगी, उनको समर्थन देने का उन लोगों में जो उनके समर्थक हैं, सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो दरअसल जाति की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास आपके प्रबल सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है। और आज की तारीख में एक ऐसा एजेंडा जो आपके विरोधियों का एजेंडा था, उसको आप लोगों ने एक तरह से पूरा कर दिया है। आपके कई नेता ये बात कहते भी आ रहे हैं कि सपना लालू जी का था, पूरा किया मोदी जी ने। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे देखा जा रहा है कि आप अपने विरोधियों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, क्या कमजोर पड़ गए हैं क्या? देखिए, जब आपने सबका साथ सबका विकास की बात की, उसमें जो तीसरा मंत्र है वो सबका विश्वास है। सबके विश्वास को जीतना ज़रूरी है और वो विश्वास आप तब जीत पाएंगे जब हर वर्ग, हर समाज की भागीदारी, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में होगा। और इसके लिए ज़रूरी है इस निर्णय को लेना, इसके लिए ज़रूरी है इस फैसले को लेना, ताकि सबकी भागीदारी को पॉलिसी मेकिंग में, नीतियों के गठन में उसको इंक्लूड किया जाए, उसका समावेश किया जाए। इस सोच के साथ इस फैसले को लिया गया। विरोधियों ने ज़रूर लंबे समय तक इसको एक राजनीतिक हथियार बना के रखा, एक पॉलिटिकल वेपन की तरह उन्होंने इसको इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आए उन्होंने जाति आधारित जनगणना होगी, हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। लालू जी से लेके राहुल जी तक हर किसी ने यही बात बोली। तो प्रभु, इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की सरकार थी ना। आज मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि जब राहुल जी एकदम उस रैट रेस में भागने के लिए सबसे ज़्यादा मजबूती से दौड़ रहे हैं कि हमने कराया, हमारे दबाव में हुआ, हमारी वजह से हुआ। प्रभु, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसकी सरकार थी? किसके नेतृत्व वाली सरकार थी? आपकी पार्टी के तो भूल जाइए, आपके अपने परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। क्यों नहीं आपने उस वक्त जाति आधारित जनगणना करा ली? आज़ादी के बाद अभी तक देश में कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। आपके पास वो समय था ना। आज लालू जी बोल रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि इनका सपना पूरा हो गया। आप स्वयं मुख्यमंत्री थे भाई, आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं थे। आपके परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री थे। आप चाहते तो आप उस वक्त जाति आधारित आप वो सर्वे करा लेते। ये सर्वे बिहार में हुआ कब हुआ? जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी चाहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं आपने ये सर्वे उस वक्त करा लिया? तो आज जितने लोग इस रैट रेस में दौड़ने के लिए लगे हुए हैं, होड़ सी मची हुई है श्रेय लेने की, उस वक्त आप लोग कहां थे जब आपके पास ये मौका था, आप नेतृत्व करता थे? 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त तो एक जीवन का भी गठन कर दिया गया था ना इसको लेकर। क्यों उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? उस वक्त आप इसको करवा लेते, आपको श्रेय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबको पता चलता कि भैया आपकी सोच थी, आपने करवा लिया। पर आज जब हमारी सरकार ने कराया है तो सबको कहना है कि भाई हमारे दबाव में कराया, हमारा मुद्दा था। हकीकत यह है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं। इसी को आधार बनाकर पूरे लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। आज विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि 10-1 महीने होने को आए मेरी सरकार को, बता दीजिए किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से कहां के संविधान की हत्या कर दी गई, कहां का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। इन्होंने सिर्फ झूठ को और एक फॉल्स नैरेटिव को सेट करना अपना पॉलिटिकल वेपन बना के रखा। जाति आधारित जनगणना को अपना पॉलिटिकल वेपन, इन्होंने कभी इसको नहीं धरातल पर उतारना था। इनको सूट करती है ये राजनीति कि बस इस मुद्दे को हमेशा जीवित रखो ताकि चुनाव में इसको भुनाया जा सके, इसका लाभ उठाया जा सके, बट इसको कभी पूरा नहीं करना, नहीं तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। आज वो मुद्दा खत्म हो गया है, इस बात की घबराहट इन लोगों के भीतर है। नहीं, मैं दरअसल ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
तेजस्वी यादव ने अब से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट डाला। आपकी बातों से लगता है कि ये जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे इनको इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कि योजनाएं जो बनती हैं उसमें इन आंकड़ों की मदद से बेहतर डिलीवरी हो, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पर वो तो अपनी ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ये तो अभी पिक्चर बाकी है। उनका ये कहना है कि साहब इसके बाद क्या होना है, तो इसके बाद होना है कि जो विधायिका है यानी कि पार्लियामेंट में और विधानसभा में वहाँ आरक्षण होना चाहिए ओबीसी वर्ग का। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो कि इन आंकड़ों से है, जैसे कि मंडल कमीशन के बाकी के रिकमेंडेशन पूरे हों, न्यायपालिका में आरक्षण हो, तमाम आरक्षण, और वो करवा के रहेंगे। कुछ इस तरह का है। उन्होंने कार्यक्रम भी कई अपने लगा रखे हैं। तो आप तो कह रहे हैं इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, देश की जनता को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। वो तो कह रहे हैं कि जी इसके बाद तो आरक्षण का जो दायरा है 50% उसको हिलाना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो हकीकत कहाँ पर है? देखिए, हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को जितना सशक्त किया जा सके, उसको जितना मजबूत किया जा सके, उस दिशा में हर उस फैसले को मेरी सरकार लेगी जो उस वक्त उस समय की मांग होगी, ज़रूरत होगी। मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। और इस बात को मैं पहले से भी हमेशा मैं वॉइस करता रहा हूँ। मेरी पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ये एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला की ये पहली कड़ी है। मैं ये मानता हूँ आने वाले दिनों में कई और ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो सामाजिक न्याय को और ज़्यादा मजबूत करने का कार्य करेगा। तो फिर तो आप एक तरह से वो एजेंडा सेट कर रहे हैं और आप उन्हें पूरा करने की बात कर रहे हैं। वो एजेंडा सेट विपक्ष में रह के क्यों करते हैं? जब सत्ता पक्ष में होते हैं तब वो क्यों नहीं उसको एग्जीक्यूट कर देते कि उनको एजेंडा सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े। बट जब आप सत्ता में आते हैं तो आप इन सारे विषयों को भूल जाते हैं, और जब आप विपक्ष में आते हैं तो आप एजेंडा सेट कीजिएगा और हम लोग उसको करेंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पीडीए बन गया है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने बनाया हुआ है, और वो कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो कार्ड था वो इतना स्ट्रांग है राजनीतिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी को आधे से कम सीटों पर उन्होंने ला दिया। और देखिए उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई थी, और देखिए आज की तारीख में कास्ट सेंसस सरकार को मानना पड़ा है। तो एक इम्प्रेशन ये तो कहीं क्रिएट नहीं हो रहा है कि चूंकि 301 से 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई और सबसे मुख्य घटक है, और आज की तारीख में आपके और चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी के ऊपर आधारित है, तो आपके एजेंडे को लागू करने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल कोई सामाजिक न्याय के सिद्धांत से ज़्यादा इस बात को लेकर कि भाई उनका जो स्थायित्व है वो हिल न जाए, आप जैसे नेता उनके साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कमजोरी की बात आ रही है? अखिलेश जी की बातों को सुनिए, आपको लगेगा। आप ये बताइए, क्या ये एक सामान्य बात है या सामान्य परिस्थिति है कि मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के निरंतरता में प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी बार एक गठबंधन पूरे बहुमत के साथ जीत कर आया है निरंतरता में। आखिरी बार ये दशकों पहले हुआ था आज़ादी के बाद। उसके बाद आज ये पहली बार इतने सालों में हुआ है कि कोई सरकार निरंतरता में लोकसभा का चुनाव तीसरी बार जीतती है। मौजूदा प्रधानमंत्री तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके पीछे कारण बस इतना है कि वो उन जन भावनाओं को समझते हैं और उसके आधार पे वो फैसले लेते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं, और ये सम्मान करना ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री जी ने जितने बड़े विवादित विषय थे, धारा 370 से लेके राम मंदिर बनाने से लेके जितने ऐसे विषय थे, उन सब पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया जिस पे दशकों तक राजनीति होती गई। और ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ही थी कि सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला वो ले सके। नहीं तो बाकी सरकारों ने तो सिर्फ इस पर राजनीति की, क्योंकि वो जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और उसके आधार पर वो फैसले लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग कब से विमेन रिजर्वेशन बिल कब से लोकसभा में सुनते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अगर किसी ने लागू कराने का काम किया तो इसी सरकार ने किया, मौजूदा प्रधानमंत्री ने किया। तो जब जब उनके सामने ऐसी भावनाएं आती हैं जहां पे उनको लगता है कि इस पे अब निर्णय लेना चाहिए, मेरी सरकार ने, मेरे प्रधानमंत्री ने वो लेने का काम किया। अब विपक्ष अगर इसको अपना एजेंडा बनाती है, सिंपल सा सवाल मेरा बस इतना ही है ना कि अपने समय में आप क्यों नहीं कर लेते?
अगर आपको नारी शक्ति अधिनियम की इतनी ही जरूरत महसूस होती थी तो क्यों नहीं इतने लंबे समय तक आपकी भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अलग अलग राज्यों में भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी जहां पे मुख्यमंत्री आपके थे। आप कम से कम उन राज्यों में इसको लागू करवा देते इन तमाम विषयों को, पर आपने सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखा और इन मुद्दों को आपने हमेशा जीवित रखने का प्रयास किया। विपक्ष ने हमेशा इन मुद्दों को जीवित रखने का प्रयास किया। विपक्ष कभी नहीं चाहता था कि राम मंदिर बने, क्योंकि उनको सूट करता था कि चुनाव आए, राम मंदिर का मुद्दा हम लोग बार बार उठाएं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनको सूट करती थी ये राजनीति। पर एक 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 करके उनके हाथ से सारे मुद्दे ले लिए गए। धारा 370 ले लिया गया, राम मंदिर ले लिया गया, नारी शक्ति अधिनियम ले लिया गया, और अब एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे पूरा लोकसभा का चुनाव इन्होंने आधारित किया था, जिसके आधार पर आरक्षण से लेके संविधान तक खत्म हो जाएगा, नैरेटिव ये लोग सेट कर रहे थे, वो भी चला गया। तो अगर आप एजेंडा सेट करेंगे और हम लोग उसको लागू करेंगे, अगर यही आपकी सोच है तो भैया फिर तो आप उम्र भर विपक्ष में ही रहिए और एजेंडे देते रहिए। पर कभी खुद सरकार में आके आपने कर लिया होता तो आपको विपक्ष में रह के एजेंडा सेट नहीं करना होता, आप सत्ता में खुद रहते। आप इसीलिए नहीं रहे क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ फॉल्स नैरेटिव सेट किया। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये विरोधी जो आपके थे वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए ये बातें जो है, मंदिर तो बन गया, अब ये बात कही जा रही है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया, लेकिन कब से लागू होगा, ये तो 5 वर्षीय योजना है या 10 वर्षीय योजना है। अब वही बात कही जा रही है जातीय जनगणना के मामले में, तो इसको भी ज़रा स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि योजना क्या है सरकार की, कब से इसको करना है, क्या डिलिमिटेशन के पहले ख़त्म हो जाएगा ये, क्या नई जो आंकड़े हैं वही तय करेंगे आने वाले दिनों में कि सीटें कितनी होंगी पार्लियामेंट में, क्या सरकार सोच रही है? इतनी जल्दबाजी अगर इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए फैसलों को लेने में दिखाई होती तो शायद आज ये लोग विपक्ष में नहीं रहते। आज इनको हमसे सब जानना है। कम से कम हम लोगों ने शुरुआत तो की, इन्होंने तो वो तक नहीं किया था। और इस शुरुआत के ऊपर हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाने की सोच के साथ इनको सब जानना है। पर मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं थ्रू यू कि आपको हम सब बताएंगे, आपको हम रोड मैप भी बताएंगे, आपको हम टाइमलाइन भी बताएंगे, कब ये इंप्लीमेंट होगा, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे पूरी पारदर्शिता के साथ क्या वो प्रोसेस होगा, वो सब आपके सामने रखा जाएगा। और इस पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने काम भी किया है। मैं इस बात को भी बता दूं कि ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है, यकायक ये सोच आ गई नहीं, लंबे समय से। और ये तीसरे कार्यकाल में ही नहीं, एज अ सहयोगी मैं इस बात को कह सकता हूं कि दूसरे कार्यकाल से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। इस बात को सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता लंबे समय से, जब दूसरा कार्यकाल था 19 से लेकर 24 तक का, उसमें भी कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई है इस विषय को लेकर और काफ़ी कार्य हो गया। बट हाँ, देश की आबादी, आप 1931 सोचिए उस वक्त की आबादी क्या थी और आज की तारीख में आप सोचिए देश की आबादी क्या है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है इस सेंसस को धरातल पर उतारने के लिए, इस गणना को करने के लिए। उसकी तैयारी भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। क्या प्रोसेस होगा, क्या टाइमलाइंस होंगे, वो सब विपक्ष जितना परेशान हो रहा है, सारी बातें उनको बताई जाएंगी। मतलब ये है कि ये जो फैसला है, ये फैसला ये है कि भाई इस बार कास्ट एन्यूमरेशन होगा जब भी सेंसस होता है। तो अब सेंसस कब होगा और वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगा, उसका एक और फैसला आएगा जो कि कैबिनेट तय करेगी कि आखिरकार किस तरह से और किस टाइमलाइन में हमें कराना है। आर यू ट्राइंग टू सजेस्ट दिस? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट जी। अब यहाँ के बाद जो कहानी है वो आपकी व्यक्तिगत यात्रा की तरफ मुड़ती है और बिहार में ये सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का, जातीय जनगणना का, बिहार ही क्यों बहुत से राज्यों में। तो अब जबकि आपने ये फैसला ले लिया, आपकी सरकार ने ले लिया, तो बड़ा माकूल माहौल बन गया अब तो बिहार में। तो आप बार बार कहते ही रहते हैं कि बिहार हमें बुला रहा है। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं और इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट करके रखा है। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है, मैंने करीबी रूप से देखा है किस तरीके से बिहारियों को कठिन परिस्थिति में दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वेच्छा से लोग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर 90 का दशक, 90 का वो दौर मुझे भी याद है जब लोगों को विवश होना पड़ा, पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर रहने के लिए। और आज मैं उनकी आंखों में उस पीड़ा को देखता हूं जब पीढ़ी दर पीढ़ी उसी राज्य की होकर रह गई, उसी देश की होकर रह गई और अपने प्रदेश के लिए ये लोग प्रवासी हो गए। वो पीड़ा है उनकी आंखों में और मैं महसूस करता हूं इस बात को, क्योंकि मैं इन राज्यों में रहा हूं। बंबई में मैंने देखा किस तरीके से बिहारियों के ऊपर लाठी चलाई जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, गाली शब्द, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया।
इन तमाम चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, और यही कारण था मेरा राजनीति में आने का। और मैंने शुरू से इस बात को कहा है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार की खोई हुई अस्मिता की लड़ाई है मेरी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैंने जब से राजनीति में आया हूँ तब से मैंने इसी पे ही मैंने काम किया। पर हाँ, अब मुझे महसूस होता है कि अब वो समय आ गया है कि केंद्र की राजनीति में नहीं, अब बिहार की राजनीति में मुझे ज़्यादा समय देना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है, अगर उसको धरातल पर उतारना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा समय अब बिहार में देना। हाँ, पर जब आप ये शब्द कहते हैं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मुझे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि सामने चुनाव है, और चुनाव में एक केंद्रीय मंत्री अगर बिहार जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि दूसरे कामों के लिए भी जाते हों। तो क्या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी पार्टी में क्या कि आप केंद्रीय मंत्री हैं फिलहाल, लेकिन आपकी यात्रा बिहार की तरफ अब होने वाली है? ये आप अपने सहयोगियों के लिए भी स्पष्ट करिए और अपने विरोधियों के लिए भी स्पष्ट करिए कि क्या इस बार कहीं चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे? क्योंकि जो आपको महसूस हो रहा है वो मेरे विरोधियों को तो बहुत ज्यादा ही महसूस हो रहा है कि क्या ये सोच है इसके पीछे, कि मैं स्पष्ट कर दूं। मौजूदा परिस्थिति में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। स्पष्ट कर देता हूं मैं इस बात को। जो बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, बट क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी प्रश्न। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में इस बार एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है, ये बात भी स्पष्ट है। हम लोग ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं मानता हूं 225 से ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग चुनाव इस बार का जीतेंगे। उस चुनाव को जीतने के बाद, उन परिणामों के बाद जो मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। ये आपके माध्यम से, अगर मेरे सहयोगियों में भी किसी को इस बात की शंका है, मैं स्पष्ट कर देता हूं कैटेगोरिकली। उसके बाद मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, जो मेरे विरोधी जो नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं कि ये अपने ही गठबंधन में भूचाल पैदा कर रहे हैं और अपने ही सहयोगियों को आंखें दिखा रहे हैं, मैं किसी को आंखें नहीं दिखा रहा हूं। मुझे अगर किसी पद की इतनी ही लालसा होती, या मुझे मंत्री, मुख्यमंत्री यही बनने का अगर इतना ही शौक या लालच होता, तो मेरे पास 2020 में भी ये समय था। 2020 में अगर मैं शांति से उसी गठबंधन में नतमस्तक होकर रह जाता जिस गठबंधन में मैं आज हूं, और उस वक्त उन परिस्थितियों के साथ मैं समझौता कर लेता जो मेरे पिता के निधन के बाद खड़ी हुई थी, तो मैं उसी वक्त केंद्र में मंत्री बन गया होता। बिहार में मेरे 2 से 4 मंत्री होते आराम से। और जो भी राजनीतिक गणित को समझता है वो इस बात से एग्री करेगा, अगर नहीं करेगा तो पुनः मुझसे आप सवाल कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूं क्या मैं गलत कह रहा हूं। तो अगर मुझे किसी पद का ही लालच होता तो मैं 2020 में ही कई समझौते करके मैं आगे बढ़ लेता। पर उस वक्त मैंने एक अलग राह चुनी, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, कठिन परिस्थितियों का मैंने समझौता किया और डटकर मैंने उनका सामना किया, उन परिस्थितियों का। आज मुझे कतई किसी पद का लालच नहीं है, बट हाँ, इस बात का लालच जरूर है कि मेरा प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बने, अग्रणी राज्यों में मेरा प्रदेश शामिल हो, और जो सोच मेरे प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, उसके लिए भारत के हर राज्य का विकसित होना और बिहार जैसे राज्य का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ उस सोच के साथ आगे बढ़ो। चलिए, ये बहुत स्पष्टता के साथ आपने कहा। मेरे सवाल तो खत्म हो गए, अब आपके विरोधियों सहयोगियों के हुए या नहीं जानता मैं। पर एक मेरा आखिरी प्रश्न ये ज़रूर रहेगा चिराग जी, मैं आपकी तरफ अभी आ रहा था आपके घर की तरफ, तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। राहुल जी की तस्वीर उसमें थी, और वो आए दिन इस बात को कहते हैं कि 90 बनाम 10 की जो राजनीति है वो करते हैं, 90% का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको वो इंश्योर करना है। और उसी क्रम में वो कहते हैं कि ये जो 50% की सीलिंग है आरक्षण के ऊपर, इसे ख़त्म करना है, इसे कानून बनाना है। और वो कहते हैं कि आप बनाइए कानून, वरना हम आकर के बनाएंगे और फिर ये जो मौजूदा कानून है इसे तोड़ के फेंक देंगे। क्या ये जो बात है, ये सरकार ये कंसीडर कर रही है कि 50% जो आरक्षण है इसकी सीमा को बढ़ाने की ज़रूरत है? मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं, उससे पहले झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, इस एक पंक्ति को
आप दो नज़रिए से देखिए, एक नज़रिया अहंकार वाला, दूसरा नज़रिया विनम्रता वाला। मैं बहुत विनम्रता से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग झुकेंगे, हमारा सर आपके सामने झुकेगा, नतमस्तक होंगे, पर सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के सामने। अगर किसी को इस बात का अहंकार है और अहंकार में अगर वो इसी पंक्ति को दोहराता है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो जनता ने आपको कई बार जवाब देने का काम किया और यही अहंकार आपको ले डूबा। मैं आज पुनः इस बात को कहता हूं कि हम हर बार झुकेंगे, मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार, बट सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने उनके विषयों को लेकर। अब उसके बाद किसी को इस बात का श्रेय लेना है कि हमारी वजह से आप झुक गए, तो देश की जनता जानती है ना। और यही कारण है कि तीसरी बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुनने का काम किया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग कि क्या इसके दायरे को बढ़ाया जाएगा, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि सामाजिक न्याय को सशक्त करने के लिए जिस जिस फैसले को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आने वाले दिनों में हर उस फैसले को लिया जाएगा। बट बिफोर आई जंप टू अ कंक्लूजन, वी नीड टू हैव दैट डेटा टू एनालाइज इट। एक बार ये डेटा हम लोग के पास आने दीजिए, तमाम विषयों पर अध्ययन होगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर, संविधान आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर तमाम चीज़ों पर मंथन होगा, तमाम चीज़ों पर विचार किया जाएगा और हर उस निर्णय को लिया जाएगा जो उस वक्त की ज़रूरत होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी। आप जब भी बात करते हैं बहुत क्लैरिटी रहती है और बहुत से प्रश्नों का जो आपने जवाब दिया है वो बाकियों को भी बहुत साफगोई से बताएगा कि सरकार की आखिरकार मंशा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लेजर टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज।